वेलकम टू संयम एकेडमी। ठीक है, तो आज हम करेंगे कला के तत्व। आज हमारा टॉपिक होगा कला के तत्व। सबसे पहले चैनल को आप सब्सक्राइब तथा लाइक ज़रूर कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि हर नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रखे। और जिन्होंने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है तो उनका तहे दिल से धन्यवाद। ये जो नोट्स हैं ये आपके एस्टेट के लिए, DSSB के लिए, नेट के लिए, NKVS के लिए, NVS और रीट के लिए, सभी के लिए बेनिफिट है। क्योंकि ये जो नोट्स मैंने बना रखे हैं वे PYQ सभी के, एस्टेट के PYQ है, DSSB के PYQ हैं, नेट के PYQ, KVS, NVS, रीट, असिस्टेंट प्रोफेसर के जितने भी PYQ क्वेश्चन आंसर है उन सब को मतलब बहुत सारी बुक लेके उनके PYQ इकट्ठे करके और फिर मैंने ये नोट्स बनाए हुए हैं। ठीक है ना, तो ये आपके लिए काफ़ी बेनिफिट साबित होंगे। और वीडियो को 3-4 बार देख लेना और आपको वैसी चीज़ें याद हो जाएंगी। नोट्स बनाने की मुझे तो नहीं लगता आपको ज़रूरत है क्योंकि नोट्स तो ये हैं ही, ठीक है ना, जो मैंने बना रखे हैं। ठीक है, और अपनी आप अच्छे से रिवीजन भी आपकी हो जाएगी। तो फिर आगे बढ़ते हैं। आज का टॉपिक है हमारा कला के तत्व। ठीक है, कला के तत्व। ठीक है, कला के तत्व से जितने भी PYQ क्वेश्चन आंसर हैं, ठीक है ना, चाहे वो किसी भी एग्ज़ाम के हों आपके, तो वे आपके आसानी से कवर हो जाएंगे। ठीक है ना, और मुझे नहीं लगता कि ये वाला टॉपिक करने के बाद कि ऐसा हो कि आपके पेपर में कोई क्वेश्चन आए और वो आपके पास उसका सॉल्यूशन नहीं हो। तो सबसे पहले है स्वर्णिम विभाजन का सिद्धांत अनुपात। ठीक है, अनुपात से संबंधित है। स्वर्णिम विभाजन का सिद्धांत किससे संबंधित है? अनुपात से संबंधित है। इस जो स्वर्णिम विभाजन है इसकी खोज किसने की थी? इसकी खोज यूक्लिड के द्वारा की थी। ठीक है ना, यूक्लिड ने यूनान में इसकी खोज की थी। ठीक है, अब आ जाता है जो स्वर्णिम विभाजन सिद्धांत में उस गणितीय संबंध को कहा जाता है जिसमें चित्रभूमि को इस प्रकार से विभाजित किया जाता है कि छोटे व सबसे बड़े भाग के बीच वही अनुपात हो। ठीक है, ये तो आपका हो गया कि स्वर्णिम विभाजन सिद्धांत क्या है, वो अनुपात से संबंधित है। ठीक है, खोज किसने की? यूक्लिड के द्वारा यूनान में। ठीक है, इसमें क्या बताया कि ये गणितीय संबंध को कहा जाता है जिसमें चित्रभूमि को इस अनुपात में विभाजित किया जाता है कि छोटे व बड़े भाग के बीच वही अनुपात हो जो होना चाहिए। इसके बाद देखो यहाँ अनुपात में दे रखा है चित्रों को किस अनुपात में बांटा जाता है? 3:5:8:13 में विभक्त किया जा सकता है। ठीक है, यदि चौड़ाई 3 है तो उसकी लंबाई 5 होगी। ठीक है, क्लियर, समझ में आ गई ये चीज़। यदि चित्र का अनुपात कितने? 3, 5, 8, 13 में विभक्त किया जा सकता है। यदि चित्र की चौड़ाई 3 होगी तो उसकी लंबाई 5 होगी। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब तथा लाइक ज़रूर कर लेना। अब इसके आगे आ जाता है हमारा विनय पोत या टेक्चर क्या होता है? ठीक है ना, टेक्चर, पोत या वयन क्या होता है? किसी पदार्थ अथवा वस्तु का वह संवेदन जो उसकी धरातलीय संरचना पर आधारित रहता है वयन, पोत या टेक्सचर कहलाता है। ठीक है ना, ये डेफिनेशन लिख रखी है मैंने। ठीक है ना, परिभाषा इसकी और उसकी भी वो परिभाषा ही थी। ठीक है, क्या है? वयन, पोत या टेक्सचर किसी पदार्थ अथवा वस्तु का वह संवेदन जो उसकी धरातलीय संरचना पर आधारित रहता है, यानी कि जो चित्रभूमि होती है उसकी जो धरातलीय संरचना है वह पोत या वयन या टेक्सचर कहलाती है। ठीक है, आगे है इसका वर्ण। वर्ण यानी कि रंग। ठीक है, वर्ण प्रकाश का गुण है, यानी कि जो रंग है वो प्रकाश का गुण होते हैं। रेखा क्या होती है? दो बिंदुओं के बीच की दूरी को रेखा कहा जाता है, यानी कि ये बिंदु और ये बिंदु इनके बीच की दूरी को रेखा कहा जाता है। ठीक है, वास्तव में धर्म ही भारतीय कला का प्रमाण है, यानी कि ये क्वेश्चन आ जाता है आपका कि भारतीय कला का प्राण क्या है? तो धर्म है। ठीक है ना, मूलभूत तत्व या आत्मा है, क्योंकि धर्म से रिलेटेड जो भारतीय जितनी भी गुफाएं हैं, जितनी भी हमारी जो गुफाएं बनी हुई हैं, तो उसमें धर्म से रिलेटेड
चित्र बने हुए हैं, चाहे वे शैव धर्म के हों, चाहे वे वैष्णव धर्म के हों, ठीक है ना, या फिर बौद्ध धर्म के हों, जितने भी चित्र बने हुए हैं आपके वे सारे धर्म से रिलेटेड है। इसलिए जो भारतीय कला है उसका प्राण क्या है? धर्म है। वास्तव में धर्म ही भारतीय कला का प्राण है, या मूलभूत तत्व कह लो या फिर आत्मा कह लो। ये तीनों ही, प्राण वर्ड आ जाए, तत्व वर्ड आ जाए या आत्मा शब्द आ जाए, तो उसके में आपको धर्म ही टिक करना है, ठीक है। फिर आ जाता है आपका घन। घन क्या होता है? ठीक है ना, घन। घन क्या होता है? ज्यामिति में घन एक त्रिआयामीय वस्तु होती है, यानी कि जो ज्योमेट्रिकल चीज़ें होती है उसमें घन एक त्रिआयामीय वस्तु होती है, यानी कि हम उसको चारों तरफ से देख सकते हैं, जिसके 6 बराबर आकार के फलक होते हैं, ठीक है। और हर फलक का एक वर्ण होता है, और 6 फलक होने के कारण यह एक प्रकार का षटफलकी भी कहा जाता है, ठीक है ना। तो ये क्या है? घन क्या हो गया हमारा? ज्यामितीय में घन एक त्रिआयामी वस्तु होती है जिसके 6 बराबर आकार के फलक होते हैं, और हर फलक का एक वर्ण होता है, और 6 फलक होने के कारण इसको षटफलकी भी कहा जाता है, ठीक है ना। ये इसकी परिभाषा, ये ज़्यादातर मैंने यहाँ पर परिभाषाएँ लिख रखी हैं, ठीक है। और इसके बाद आ जाता है हमारा रूप। रूप क्या होता है? रूप 2 प्रकार के होते हैं, ठीक है, सापेक्ष और निरपेक्ष। रूप कितने प्रकार के होते हैं आपके? सापेक्ष और निरपेक्ष। सापेक्ष जो प्राकृतिक सौंदर्य के आधार पर अंकित किए जाते हैं उन्हें प्लेटो ने सापेक्ष कहा है, यानी कि जो प्राकृतिक सौंदर्य के आधार पर अंकित किए जाते हैं उनको प्लेटो ने सापेक्ष रूप कहा है। और निरपेक्ष रूप क्या होते हैं? विशुद्ध ज्यामितीय आकृतियों को उसने निरपेक्ष कहा है। विशुद्ध ज्यामितीय आकृतियों को उसने निरपेक्ष कहा है, ठीक है। तो कितने हो गए भाई? रूप 2 प्रकार के हो गए, सापेक्ष और निरपेक्ष। प्राकृतिक आधार पर अंकित रूपों को प्लेटो ने सापेक्ष कहा है। निरपेक्ष जो ज्यामितीय आकृतियों को उसने निरपेक्ष कहा है, ठीक है। इसके बाद आ जाता है हमारा कला की समस्या के आधार पर। कला की समस्या के आधार पर रूप अथवा आकृति के 2 भेद होते हैं, ठीक है ना। वे थे आपके रूप के प्लेटो के अनुसार, ठीक है। और ये है आपके कला की समस्या के आधार पर आकृति के 2 भेद, सैकर्य और सहायक। सैकर्य रूप वे होते हैं जो चित्रतल पर प्रमुख भूमिका निभाते हैं, ठीक है ना। सैकर्य रूप कौन से होते हैं? सैकर्य रूप वे होते हैं जो चित्रतल पर प्रमुख भूमिका निभाते हैं। सहायक रूप वे हैं जो चारों ओर एकत्रित होकर सैकर्य रूप को बल प्रदान करते हैं। देखो इसको कैसे समझना है। अब जैसे हमारे अजंता की गुफाएं हैं, ठीक है ना। अजंता की गुफाओं में बौद्ध धर्म से संबंधित चित्र बने हुए हैं, ठीक है ना। बौद्ध धर्म के चित्र बने हुए हैं। उसमें क्या है? भगवान बुद्ध को सबसे बड़ा और उसके शिष्यों को छोटा छोटा उसके सहायक के रूप में बना रखा है। तो इसमें यही कह रखा है जो सैकर्य रूप वे होते हैं जो चित्र पर मुख्य भूमिका निभाते हैं, ठीक है ना, जो मुख्य भूमिका निभाते हैं। और सहायक जो अन्य आकृतियाँ होती हैं, ठीक है ना, वे उसकी सहायक आकृतियाँ हर जो वे मुख्य जो आकृति है उसको बल प्रदान करती हैं, ठीक है। यानी कि उसके शिष्य हैं। या अजंता की वो श्वेत राजकुमारी का चित्र ले लो, उसमें चित्र उसमें एक कोणार्क की सुरसुंदरी का है। सुरसुंदरी को बड़ा दिखा रखा प्राकृत आकार से, ठीक है ना। और उसके हाथ में एक ड्रम है जिसको वो बजा रही है और उसके इर्द गिर्द अन्य आकृतियाँ बैठी हुई हैं, ठीक है। अब आगे आ जाते हैं हमारा कि अब आ जाते हैं कि आवयिक भार संतुलन की दृष्टि से रूप के 2 भेद होते हैं, ठीक है ना। प्लेटो के हिसाब से हो गए भाई सापेक्ष और निरपेक्ष। और कला की समस्या के आधार पर हो गए सैकर्य और निष्क्रिय, सैकर्य और सहायक, ठीक है, सहायक। अब ये आवयिक भार संतुलन की दृष्टि से रूप के 2 भेद होते हैं, सम्मात्रिक और असम्मात्रिक, ठीक है। सम्मात्रिक और असम्मात्रिक। किसी रूप के 2 भाग करने पर दोनों भाग समान हो वह सम्मात्रिक है, ठीक है ना। किसी रूप के 2 भाग करने पर, यानी कि एक जो चित्र है, ठीक है ना,
चित्र है या कोई भी ऐसी मूर्ति है, दो भाग करने पर दोनों भाग समान होते हैं। जैसे आप गिलास लो एक, ठीक है ना, ऐसे गिलास है ये, इसके हम दो भाग करेंगे तो इसके दोनों भाग समान होंगे। असमात्रिक यदि दोनों भाग समान नहीं हो वह असमात्रिक है। यानी कि कैटल ले लो आप एक, जिसमें एक कैटल ले ली हमने, ठीक है ना, और ये कैटल हो गई, ये ऐसे पकड़ी जाती है, ठीक है। अब इसके हम दो भाग करेंगे तो इसका एक भाग ज़्यादा हो गया और इसका एक भाग कम हो गया, ठीक है ना। तो इसमें ऐसे ही है कि समात्रिक यानी कि किसी रूप के दो भाग करने पर दोनों भाग समान हो और जिसके दो भाग करने पर दोनों भाग असमान हो, ठीक है। इसके बाद आ जाता है आपका रूपप्रद दृश्यकला या विजुअल आर्ट के तत्व। रूपप्रद या विजुअल आर्ट के कितने तत्व होते हैं? रेखा, रूप, रंग, तान, पोत और अंतराल। ये आपका आ जाता है कि इसके कितने तत्व होते हैं? इसके 6 तत्व होते हैं। कौन कौन से होते हैं? रेखा, रूप, रंग, तान, पोत और अंतराल, ठीक है। आपको ये चीज़ याद रखनी है, ये तो बहुत बार क्वेश्चन पेपर में आता है, मतलब ये हमारा एचटेट में तो है ही है, ठीक है ना, सिंपल है। और ये तो सारे चीज़ों के लिए बेनिफिट आपके नेट के लिए, एचटेट के लिए, DSSB के लिए, KVS, NVS सब के लिए, ठीक है ना। क्योंकि मैंने सबके PYQ यहाँ तक कि असिस्टेंट प्रोफेसर के भी एग्ज़ाम देखे हैं मैंने, उनके PYQ को भी इनके अंदर ऐड कर रखा है मैंने, ठीक है। इनसे बाहर आपका कुछ नहीं आने वाला, ठीक है। इसके बाद आ जाता है आपका कि किसी वस्तु को धरातलीय गुण को पोत कहते हैं। हाँ, ये वाला तो एचटेट का PYQ जो पिछला एचटेट हुआ था उसी का है। किसी वस्तु के धरातलीय गुण को क्या कहा जाता है? तो उसको पोत कहा जाता है, ठीक है। पोत यानी कि वैन या टेक्सचर आपका, ठीक है। पोत को 3 भागों में विभक्त किया जाता है, बिल्कुल डिटेल से लिख रखी है मैंने। पोत को 3 भागों में वर्गीकृत किया जाता है, प्राप्त पोत, अनुकृत पोत और सर्जित पोत। कितनी होगी आपकी? सबसे पहले प्राप्त पोत, फिर आपकी अनुकृत पोत यानी कि नकल करके जो करी जाती है, एक सर्जित पोत जिसका सर्जन किया जाता है, ठीक है। वस्तुओं अथवा पदार्थों के धरातल की जो प्राकृतिक अथवा निर्मित पोत होती है, जैसे पेड़ की सतह, यानी कि प्राप्त पोत है जो हमें प्रकृति से या किसी वस्तु के जो धरातल में मतलब पहले से ही है, ठीक है ना, वो आपका हो गया धरातलीय गुण हो गया, पोत हो गया आपको, वो आपका टेक्सचर हो गया, ठीक है। वस्तु अथवा पदार्थ के धरातल की जो प्राकृतिक अथवा निर्मित पोत होती है वह आप पे, जैसे कि एग्जाम्पल सतह, पेड़ की सतह, ठीक है ना। फिर अनुकृत पोत, मानव द्वारा वस्तुओं के धरातल की पोत की अनुकृति की जाती है। पेड़ की सतह का अनुकरण करके पोत प्राप्त करना, ठीक है ना, यानी कि मानव के द्वारा अब उसने देख लिया कि पेड़ की खाल की ऐसी ऐसी मतलब इस तरह का उसके अंदर टेक्सचर होता है और उसका अनुकरण किया है मानव ने, और फिर अपने जैसे कोई भी उसका कैनवास है या कोई भी कागज़ है उस पर उसने उस तरह की पोत तैयार की है, ठीक है ना, अपना चित्र बनाने के लिए। फिर आ जाता है आपका सर्जित पोत। विभिन्न प्रकार के रचना सामग्री के प्रयोग से कलाकार अनेक नवीन धरातलीय प्रभाव की रचना करता है। इसको निर्माण या सर्जित पोत कहता है। रचना या उसका निर्माण करता है, यानी कि जो मानव है वो अलग अलग सामग्री से मतलब अपनी क्रिएटिविटी दिखाता है, मतलब उसको जो अच्छा लगता है कि मुझे इस तरह की पोत चाहिए तो वो अपने आइडिया से, अपने माइंड से जो पोत तैयार करता है उसको सर्जित पोत कहा जाता है, ठीक है। प्राप्त पोत जो हमें प्रकृति से नेचुरली मिलती है। अनुकृत जो नेचुरल प्रकृति से जो पोत होती हैं, जो टेक्सचर होता है उसका अनुकरण करके मानव निर्मित करता है, वो आपकी अनुकृत हो गई पोत, अनुकृत या अनुकरण, ठीक है। फिर आपकी सर्जित जो मानव अपनी माइंड से किसी चीज़ की क्रिएटिविटी करता है, किसी चीज़ को मतलब अपने दिमाग से बनाता है, वो आपकी हो गई सर्जित पोत। फिर आ जाता है आपका तान, ठीक है ना। और चैनल को सब्सक्राइब तथा लाइक ज़रूर कर देना, और जिन्होंने सब्सक्राइब कर लिया है उनका बहुत बहुत धन्यवाद। जिन्होंने नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। फिर आ जाता है हमारा तान या मान, दोनों एक ही बात है, ठीक है। टोन, तान, मान, टोन कोई भी वर्ड आपके एग्जाम में आ जाए।
रंगत के हल्केपन व गहरेपन को का द्योतक होता है ये, जो किसी भी वर्ण में सफ़ेद व काले रंग के मिश्रण से बनता है। यानी कि कोई भी एक कलर ले लिया हमने, ठीक है ना, उसके अंदर हम अगर यानी कि वर्ण में सफ़ेद, अगर हम उसके अंदर सफ़ेद कलर डालेंगे तो वो तान हल्की साइड की हल्की हो जाएगी, ठीक है ना, तो वो क्या हो जाएगी, हल्की हो जाएगी, ठीक है ना। ये मान लीजिए कोई भी रंग है आपका, अगर इसके अंदर हम सफ़ेद रंग डालेंगे तो वो हल्की हो जाएगी, अगर हम उसके अंदर काला रंग डालते हैं तो वो गहरी हो जाएगी, ठीक है ना, जो रंग की शेड है वो गहरी हो जाएगी, ठीक है। तो तान मान या टोन रंगत के हल्केपन व गहरेपन का द्योतक होती है, जो किसी भी वर्ण में सफ़ेद व काले रंग के मिश्रण से बनता है। फिर आ जाता है आपका टीन यानी कि आभा। आभा क्या होती है, वर्ण रंग में सफ़ेद रंग मिलाने से हल्की तान प्राप्त होती है, उसे आभा कहा जाता है, ठीक है ना। देखो ये मैंने ऊपर बताया हुआ है, मान लो कोई भी रंग है, अगर उसमें सफ़ेद रंग डालते हैं और उस रंग का जो हमें हल्का रंग प्राप्त होता है उसको आभा कहा जाता है, उसको आभा कहा जाता है। और जो गहरा रंग बनता है, माना काला रंग डालने से जो वही रंग गहरा बन जाता है उसको हम छाया कहते हैं, ठीक है ना। तो आपको समझ में आ गया आभा और छाया, ठीक है। इसके ये रहा, इसमें ये भी है यानी कि शेड यानी कि छाया, ठीक है ना। वर्ण में काले रंग के मिश्रण से जो तान प्राप्त होती है उसे छाया या शेड कहा जाता है, ठीक है ना। इसके बाद आ जाता है तान को 3 भागों में बांटा जाता है। तान को कितने भागों में बांटा जाता है, तान को 3 भागों में बांटा जाता है। पहला है छाया, फिर है आपका मध्यम और फिर है आपका प्रकाश, डार्क, मीडियम और लाइट। डार्क तो हो गई आपकी, जब हम काला रंग मिलाते हैं तो डार्क रंग प्राप्त होता है, जब हम सफ़ेद रंग मिलाते हैं तो लाइट कलर प्राप्त होता है, फिर मीडियम कलर। मध्यम मान का प्रयोग चित्र में स्थिरता लाता है, तो ये जो मीडियम रंग होता है उसका ये गुण है, ठीक है ना, उसका ये गुण है कि जब मध्यम रंग, मध्यम मान या तान या टोन का प्रयोग चित्र में किया जाता है तो वो चित्र में स्थिरता लाता है, ठीक है ना। उसके बाद आ जाता है आपका चित्रतल पर। चित्रतल पर द्विआयामी होता है। चित्रतल द्विआयामी कोई भी चित्र होता है वो आपका, परंतु तान के प्रयोग से इसे त्रिआयामी प्रभाव उत्पन्न किया जा सकता है। जो चित्रतल होता है यानी कि जो चित्रभूमि होती है वो द्विआयामी होती है, और जो मूर्ति होती है वो त्रिआयामी होती है, ठीक है। यानी कि चित्र की लंबाई और चौड़ाई होती है, और इसमें लंबाई, चौड़ाई प्लस गहराई होती है, ठीक है। और इसमें जो चित्रतल है वो द्विआयामी होता है, और इसमें तान के प्रयोग से इसे त्रिआयामी का प्रभाव इसमें उत्पन्न किया जा सकता है। तान का प्रयोग परिप्रेक्ष्य यानी कि पर्सपेक्टिव दिखाने में किया जाता है। परिप्रेक्ष्य यानी कि पर्सपेक्टिव दिखाने में किया जाता है। सममित रूप का उदाहरण गिलास है। सममित रूप का उदाहरण यानी कि मैंने बताया था ना कि जब ये गिलास होता है, अगर हम इसके 2 भाग करेंगे तो इसको दोनों भाग समान होंगे। जिसके दोनों भाग समान हों। असममित जिसके भाग दूसरे भाग के समान न हो, जैसे कैतली और शंख, ठीक है ना। अगर हम इसके 2 हिस्से करेंगे दोनों के, तो इनके दोनों भाग अलग अलग होंगे यानी कि असमान होंगे। विलोम त्रिभुज का मनोवैज्ञानिक प्रभाव क्या होता है, अस्थिरता। यानी कि विलोम त्रिभुज यानी कि ये इस तरह उल्टी त्रिभुज, ठीक है ना। उल्टी त्रिभुज का मनोवैज्ञानिक प्रभाव क्या होता है, अस्थिरता। इसके बाद आ जाता है अंतराल को। फिर है अंतराल को भूमि बंधन सम्रागण सूत्राधार ग्रंथ में कहा गया है। अंतराल को भूमि बंधन सम्रागण सूत्राधार ये ग्रंथ है, ठीक है ना। ग्रंथ में क्या गया है, अंतराल को भूमि बंधन, ठीक है। कौन से ग्रंथ में, सम्रागण सूत्राधार में। फिर आ जाता है आपका मत्स्योदर की उपमा मनुष्य के किस अंग के लिए की जाती है, तो नेत्रों के लिए। मत्स्योदर यानी कि मछली, ठीक है ना। मनुष्य के किस अंग से उसकी तुलना की जाती है, नेत्रों के लिए। मछली की तुलना मानव के नेत्रों से की जाती है।
चित्रकला दृश्य कला प्रधान है। जो हमारी चित्रकला होती है वो दृश्य कला प्रधान है, ठीक है ना। उसमें किस चीज़ की प्रधानता है? दृश्य कला की प्रधानता है। प्लेटो ने आकृति के या वस्तु के 3 भेद बताए हैं, आदर्श, वास्तविक और अनुकृति। आकृति या वस्तु के उसने रूप के 2 भेद बताए हैं, ठीक है ना। कौन कौन से थे वे? सापेक्ष और निरपेक्ष, ठीक है। और इसने आकृति के या वस्तु के 3 भेद बताए, कौन कौन से? आदर्श, वास्तविक और अनुकृति। इसके बाद आ जाता है जब आकार परिवर्तित और सरलीकृत होते हैं तो उसे अनुअंकन कहते हैं। जब आकार परिवर्तित और सरलीकृत होते हैं तो उसे अनुअंकन कहा जाता है। आधुनिक चित्रकला, मूर्तिकला तथा भवन निर्माण पोत वैन टेक्सचर के प्रति बहुत ज़्यादा सचेत है, ठीक है। आधुनिक चित्रकार हैं या मूर्तिकार हैं या भवन निर्माण करता है, वे टेक्सचर के प्रति बहुत ही सचेत हैं, ठीक है ना। ताकि यानी कि टेक्सचर को बहुत ही ज़्यादा महत्व दिया जाता है। अंडाकार आकृति या दीर्घवृत्त से, यानी कि अंडाकार आकृति कह लो या दीर्घवृत्त का भाव क्या होता है? सौंदर्य का भाव होता है, नित्यता का भाव होता है, लावण्य का भाव होता है, सृजनात्मकता का भाव होता है एवं प्रसार का भाव उत्पन्न करती हैं। उनका कैसा स्वभाव होता है? अंडाकार आकृतियों का लावण्य, सृजनात्मकता, प्रसार का भाव उत्पन्न करती हैं। फिर आ जाता है आपका वर्त में पूर्णता का भाव होता है, आकर्षण का भाव होता है, निरंतरता का भाव होता है, गति, विशालता और समानता का भाव इसके अंदर होता है, ठीक है ना। वर्त में कौन कौन सा? पूर्णता, आकर्षण, निरंतरता, गति, विशालता और समानता का भाव इसके अंदर होता है। उसके बाद आता है आपका टेढ़े मेढ़े रूपों से अस्थिरता, अनिश्चितता, चंचलता, व्याकुलता आदि व्यक्त होते हैं। यानी कि जो टेढ़े मेढ़े रूप होते हैं उनका क्या स्वभाव होता है? उसमें अस्थिरता होती है, अनिश्चितता होती है, चंचलता होती है, व्याकुलता होती है, ठीक है। फिर आ जाता है आपका वर्गाकार, ठीक है ना। इसके अंदर स्थिरता होती है, दृढ़ता की परिचायक है। यानी कि जो वर्गाकार आकृतियाँ होते हैं, ये आपका कोई भी पेपर हो उसमें मतलब आकृतियों के स्वभाव से 1 या 2 क्वेश्चन तो आपको मिलते ही हैं कि ये वाली आकृति है तो इसका क्या स्वभाव होता है। ये हर पेपर में, चाहे एचटेट हो आपका, चाहे DSSS SB हो, चाहे KVS, NUS, नेट हो, कुछ भी हो, तो उसमें ये एक तो पूछा ही जाता है कि किस आकृति का क्या स्वभाव होता है। तो ये तो आपको जरूर कर लेने हैं। स्थिरता का, दृढ़ता की परिचालक होते हैं। फिर आ जाता है आपका आयत। शक्ति, स्थायित्व, एकता, स्थिरता, दृढ़ता, सक्रियता का गुण इसके अंदर होता है। स्थिरता, शक्ति का, स्थायित्व का, एकता का, स्थिरता का, दृढ़ता, सक्रियता का गुण इसके अंदर होता है। फिर आ जाता है आपका चित्र में विरोधाभास वाली तान का प्रयोग ओज कहलाते हैं, ठीक है ना। चित्र में विरोधाभास वाली तान का प्रयोग ओज कहलाता है। ये सारे मैंने PYQ क्वेश्चन आंसर ले रखे हैं, तो उन्हीं की तरह फिर ये नोट्स आपके बने हुए हैं। फिर आ जाता है आपका त्रिभुजाकार। इसका क्या स्वभाव होता है? आपका शाश्वतता का, सुरक्षा का, विकास का भाव, गति, ऊर्जा के साथ ये पौरुष का भी प्रतीक होते हैं। जो त्रिभुजाकार की आकृतियाँ होती हैं वे क्या स्वभाव प्रकट करती हैं? आपका शाश्वतता का, सुरक्षा का, विकास का भाव, गति, ऊर्जा के साथ वे पौरुष का भी प्रतीक माने जाते हैं। जो उल्टी आकृतियाँ होती हैं, विलोम त्रिभुजाकृति होती है, वो किस चीज़ का प्रतीक होती है आपकी? वो बताना एक बार, अभी मैंने पीछे ही बताया था आपको, ठीक है। फिर आपका आ जाता है अभिलाषितार्थ। चिंतामणि में अंतराल को स्थान निरूपण के नाम से जाना जाता है। जो अभिलाषितार्थ है, चिंतामणि है जो ग्रंथ है आपका, ये एक ग्रंथ है आपका, में अंतराल को स्थान निरूपण कहा जाता है। और पीछे कौन सा आया था? सम्रांगण सूत्राधार में अंतराल को क्या कहा जाता है? भूमि बंधन, ठीक है, भूमि बंधन कहा जाता है अंतराल को। और इसमें चिंतामणि में स्थान निरूपण के नाम से जाना जाता है। फिर आ जाता है आपका विष्णु धर्मोत्तर पुराण में अंतराल को स्थान के नाम से जाना जाता है। विष्णु धर्मोत्तर पुराण में अंतराल को स्थान के नाम से जाना जाता है। विष्णु धर्मोत्तर पुराण किसने इसकी रचना की थी?
ये मैंने पिछले जो मैराथन क्लास ली थी उसमें बताया था, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के बताना था कि किसने इसकी रचना की थी। अच्छा, पैटर्न क्या होता है? जो भारतीय चित्र हैं उसमें किस पैटर्न का प्रयोग किया गया है? तो अलंकारिक आलेखन का, ठीक है ना। कौन सा पैटर्न होता है? अलंकारिक आलेखन का पैटर्न अपनाया जाता है, ठीक है। पैटर्न रूपों अथवा रंग समूह की वह व्यवस्था है जो बार बार दोहराई जा सके, अंकित वातावरण अथवा दृश्य की पद्धति है। पैटर्न क्या होता है? कोई भी रूप है या रंग समूह की वह व्यवस्था होती है जो बार बार यानी कि बार बार रिपीट किया जाता है और अंकित वातावरण अथवा दृश्य की पद्धति कहलाती है। फिर आ जाता है आपका द्वि आयामी है। फिर आ जाता है आपका द्वि आयामी चित्रभूमि जो कलाकार का कार्य क्षेत्र है, अंतराल कहलाता है। ये आपका क्वेश्चन है आपका कि द्वि आयामी चित्रभूमि जो कलाकार का कार्य क्षेत्र होती है उसको क्या बोला जाता है? अंतराल कहा जाता है। वह क्षेत्र जहाँ पर चित्रकार ने कार्य आरंभ नहीं किया है अक्षत अंतराल कहलाता है। यानी कि यहाँ पर मान ली कोई भी कलाकार है, अपने इस एरिया में चित्र बनाना चाहता है तो उसको बोला उसने अंतराल, ठीक है ना, उसको बोला उसने अंतराल, ठीक है। अब ये मान ली इतने हिस्से में तो इसने चित्र बना लिया, अब ये हिस्सा इतना जो ये वाला हिस्सा है ये इसका खाली रह गया, तो इसको क्या बोला है इसने? अक्षत पटल, अक्षत अंतराल कहा जाता है। तो इसको अक्षत अंतराल कहा जाता है, ठीक है ना। दर्शक को घन के 3 तल दिखाई देते हैं। दर्शक को घन के 3 ही तल दिखाई देते हैं, ठीक है ना। ये तो सभी को पता है। एक घन में कुल 6 तल होते हैं। एक घन में कितने तल होते हैं? कुल 6 तल होते हैं। फिर आ जाता है आपका केवल सफ़ेद तथा श्याम वर्ण का ही प्रयोग कहलाता है वर्ण शून्यता, ठीक है ना। केवल सफ़ेद तथा श्याम वर्ण का प्रयोग ही क्या कहलाता है? वर्ण शून्यता। और चित्र में एक ही रंग की विभिन्नताओं का प्रयोग करके जो चित्र बनाया जाता है उसको क्या बोला जाता है? एक वर्णीय योजना, ठीक है ना। एक वर्णीय योजना यानी कि जो पूरा चित्र होता है, जो पूरा कंप्लीट है, वो एक ही रंग की विभिन्नताओं से प्रयोग किया जाता है, लाइट एंड डार्क साइड लेके। 2 प्रधान रंगों को मिलाने से द्वितीयक रंग की प्राप्ति होती है। तो प्राथमिक रंग कौन से होते हैं? हमारे जो प्राइमरी कलर होते हैं वो आपके कौन कौन से होते हैं वो कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताना। और द्वितीय यानी कि द्वितीय रंग कौन से होते हैं? अगर हम 2 प्रधान रंगों को मिला देते हैं तो हमारा द्वितीय रंग बन के आ जाता है, ठीक है। फिर आ जाता है वह साधन जो मूल स्ततान टोन के रूप को वह साधन जो मूल स्ततान टोन के रूप को बिंदु के आकारों में तोड़ता है क्रिस क्रॉस रेखाएं सहित एसीटेट स्क्रीन कहलाता है। वह साधन जो मूल स्ततान को तान के रूप को बिंदु के आकारों में यानी कि बिंदु के आकारों में ऐसे तोड़ता है उसको क्रिस क्रॉस रेखाओं सहित असिस्टेंट स्क्रीन कहा जाता है, ठीक है। इसके बाद आ जाता है हमारा हाफ टोन। हाफ टोन क्या होता है? हाफ टोन क्या होता है? हाफ टोन वह साधन जो मूल स्थित तान टोन के रूप को बिंदु के आकारों में तोड़ता है, ठीक है ना। वह साधन है जो मूल स्थित तान टोन के रूप को बिंदु के आकारों में तोड़ता है। ललित कलाओं में लय समान रूप से प्रयुक्त होता है, यानी कि जो ललित कलाएं होती हैं उसमें लय का समान रूप से प्रयोग किया जाता है। स्थिर मुख आकृति अंडाकार होती हैं। जो अंडाकार आकृतियां होती हैं इस तरफ की अंडे के आकार की, उनको स्थिर मुख आकृति बोला जाता है। धरातल या पोत या टेक्सचर के अभाव में चित्र स्थान संभव नहीं है, यानी कि जो चित्रभूमि का जो धरातल होता है, ठीक है ना, उसके अभाव में कोई भी चित्र संभव नहीं है, ठीक है। इसके बाद जाता है कि आकृति जो है, आकृति द्विआयामी, रूप त्रिआयामी, मान वर्ण के हल्केपन व गहरेपन को कहा जाता है। एकता पूर्णता की प्रतीति और बोध होती है। मान जो है वर्ण के हल्केपन व गहरेपन का बोधक है, जो एकता पूर्णता की प्रतीति और बोध होती है। चित्र में प्राण रेखा रंग तथा लय से आते हैं। चित्र में प्राण यानी कि जो चित्र के प्राण है, आत्मा है, किससे आते हैं? वे रेखा से, रंग से, लय से आते हैं। प्रकाश सदैव सीधी रेखा में चलता है। प्रकाश यानी कि आपको पता ही है प्रिज्म के माध्यम से भी इसका
मतलब प्रयोग किया गया था। प्रकाश सदैव सीधी रेखा में चलता है, ठीक है। ऑप्टिकल धरातल पर इनमें से कौन से रंग का अस्तित्व नहीं है? सफ़ेद रंग का, ठीक है ना। ऑप्टिकल धरातल पर इनमें से कौन से रंग का अस्तित्व नहीं है? सफ़ेद रंग का, ठीक है। इसके बाद आ जाता है आपका यूक्लिड प्राचीन यूनान का एक गणितज्ञ था। यूक्लिड जो है वो प्राचीन यूनान का एक गणितज्ञ था। उसे ज्यामिति का जनक कहा जाता है। ज्यामिति का जनक कहा था। यूक्लिड ने किसकी सिद्धांत की मतलब रचना की है? वो स्वर्णिम विभाजन सिद्धांत, ठीक है ना। स्वर्णिम विभाजन सिद्धांत किसने दिया है? यूक्लिड ने, ठीक है ना। उसे ज्यामिति का जनक कहा जाता है। उसकी एलिमेंट्स पुस्तक गणित के इतिहास में सफलतम पुस्तक मानी जाती है। जो यूक्लिड है उसकी कौन सी पुस्तक है? एलिमेंट्स, ठीक है। स्वर्णिम विभाजन का सिद्धांत दिया यूक्लिड ने और इसकी पुस्तक है एलिमेंट्स। ये आप जरूर याद रख लेना। ज्यामितीय रूपों में कोणात्मक प्रभाव उत्पन्न होता है। अनुरंकन की प्रमुख विशेषता, ज्यामितीय रूपों में कोणात्मक प्रभाव उत्पन्न होता है, ठीक है ना। जितने भी जो चित्र बनाए जाते हैं ज्योमेट्रिकल आकार के, तो उसमें कोणात्मक प्रभाव उत्पन्न होता है। अनुरंकन की प्रमुख विशेषता दो रूप यानी कि द्वि-आयामी रूपाकार है, ठीक है। इसके बाद आ जाता है वह सपाट स्थान जिस पर चित्रांकन किया जाता है उसे अंतराल कहते हैं। वह सपाट स्थान यानी कि कोई भी चित्र है, ये वाला स्थान है, माने यहाँ पर हमने चित्र बनाना तो उसको अंतराल कहा जाता है। यूनानी चित्रकारों ने, जो यूनानी चित्रकार थे यूक्लिड ने 3:5:8:13:21:34 आदि का सूत्र बताया, जिससे वे सवर्ण अनुपात या अंतराल कहते हैं। यानी कि कोई भी चित्र भूमि है वो इस अनुपात में बटी होनी चाहिए। ये यूक्लिड ने कहा है, यूनान की चित्रकारों ने, ठीक है ना। और इसे सवर्ण अनुपात या अंतराल कहते हैं। उसके बाद जाता है वह स्थान जिसमें कोई स्पर्शीय वस्तु स्थित हो, अंतराल है। वह स्थान जिसमें कोई स्पर्शनीय वस्तु स्थित हो उसको अंतराल कहा जाता है। यह वह तत्व है जिसमें आकृतियों की बनावट तथा स्थिति का ज्ञान होता है। प्रमाण की सृष्टि होती है। रूपों का परस्पर संतुलन होता है और भावों का संचार होता है इसके अंदर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। स्केच में त्रिव प्रवाह पद्धति है। केवल 2-4 रेखाओं में किसी वस्तु की आकृति अथवा गति को शीघ्रता से अंकित करना त्वरित रेखांकन होता है। जो स्केच होता है उसमें त्रिव प्रवाह पद्धति होती है। केवल 2-4 रेखाओं में किसी वस्तु की आकृति अथवा गति को शीघ्रता से अंकित करना त्वरित रेखांकन कहलाता है। यानी कि हम रेखाओं के माध्यम से, है ना, किसी का भी ऐसे आँख लगा दी, नाक लगा दी, लिप्स लगा दी और ऐसे जैसे एक मानव आकृति बन गई, ठीक है ना। तो इसको एक स्केच बोला कि 2-4 लाइनों से हमें किसी भी आकृति का रूप दे देते हैं, ठीक है ना। जैसे हमने गिलास बनाना, ऐसे किया 2-4 रेखाओं से ही हमने उस आकृति को बना दिया। पाइका क्या होती है? रेखा की लंबाई नापने की इकाई। पाइका क्या होती है? रेखा की लंबाई नापने की इकाई। फोट क्या होता है? टाइप होती है, रंग, ह्यू, ठीक है। ये आपको याद रखना है। रंग को ह्यू बोला जाता है, फोट को टाइप। पाइका रेखा की लंबाई नापने की इकाई होती है, ठीक है। इसके बाद आ जाता है चित्र भूमि। चित्र, मूर्ति, वास्तु या स्थापत्य देश सापेक्ष कला है, यानी कि प्लास्टिक आर्ट है, ठीक है। संगीत कला को गमक कला या टेम्परल भी कहते हैं। संगीत कला को गमक कला भी कहा जाता है। संगीत, नृत्य, काव्य गतिशील कलाएं हैं। गतिशील यानी कि जो संगीत होता है उसमें भी मतलब कोई भी संगीत करता है तो उसकी बॉडी एक्टिव होती है, कुछ ना कुछ क्रियाएं करती रहती हैं। नृत्य में भी डांस करते पूरी बॉडी मूवमेंट करती है। काव्य में भी वो जो भी कलाकार है वो अपने मन के भाव को भी व्यक्त करता है। तो ये एक गतिशील कलाएं हैं। ललित कलाएं 5 प्रकार की होती हैं। संगीत, चित्र, स्थापत्य नहीं यानी कि वास्तुकला आ जाए आपका यहाँ पर, ठीक है ना, काव्य और मूर्ति, ये आपकी ललित कलाएं होती हैं। वह स्थान जिसमें स्पर्शनीय वस्तु स्थित हो अंतराल कहलाता है। इसके बाद आ जाता है हमारा आकृतियों से रूप स्पष्ट होते हैं जबकि भाव तथा लय नहीं। जो अगर आपका क्वेश्चन आ जाता है कि आकृतियों से क्या चीज़ें स्पष्ट नहीं होती हैं,
ऐसे नहीं में अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है तो क्या नहीं होता, भाव और लय प्रकट नहीं होते, आकृतियों से सिर्फ रूप स्पष्ट होते हैं। ठीक है, फिर आ जाता है आपका अलंकारिक रेखांकन के लिए। अलंकारिक रेखांकन के लिए लयात्मक रेखा का प्रयोग किया जाता है। ठीक है ना, यानी कि जो अलंकारित करने के लिए जो रेखाएं प्रयोग किए जाते हैं उनका उसमें अंदर लयात्मकता होती है, रिदम होते हैं उसके अंदर। आधुनिक लैंड पेंसिल के आविष्कारक कौन थे? J.N. कॉन्टे ने इनका कब आविष्कार है, कौन से सन में? 1765 में। ठीक है ना, आधुनिक लैंड पेंसिल के आविष्कार कौन थे? J.N. कॉन्टे। कब किया? 1765 में। पेंसिल का आविष्कार 1760 में जर्मन के फेबर ने किया। ठीक है ना, किसने किया? जर्मन के फेबर ने किया। पेंसिल का आविष्कार 1760 में जर्मन के फेबर द्वारा। आधुनिक लैंड पेंसिल का आविष्कार 1765 में N.J. कॉन्टे के द्वारा। परिप्रेक्ष्य दो प्रकार का होता है, रेखीय और वायवीय। ठीक है ना, पर्सपेक्टिव हमारा कितने प्रकार का होता है? तो दो प्रकार का होता है, रेखीय और वायवीय। इसके बाद आ जाता है हमारा कास्ट चित्र, ड्राइंग, इंग्रेविंग, इंकिंग, प्रेसिंग। ठीक है ना, पेसिंग। कास्ट चित्र की मतलब क्या क्या स्टेप होते हैं कास्ट चित्र में? सबसे पहले ड्राइंग की जाती है, फिर इंग्रेविंग की जाती है, फिर इंकिंग की जाती है, फिर पेसिंग की जाती है। रंगों के विकास का क्रम, पहले खनिज रंग, फिर वास्तविक रंग, फिर सिंथेटिक रंग और फिर ऑप्टिकल रंग। ठीक है ना, रंगों के विकास का क्रम कैसे है? पहले सबसे पहले तो खनिज रंगों का प्रयोग किया जाता है, फिर वनस्पति रंगों का प्रयोग किया जाने लगा, फिर सिंथेटिक और फिर ऑप्टिकल रंगों का प्रयोग। कैनवास प्रतल चित्र का क्रम, यानी कि जब हम कैनवास के ऊपर कोई भी चित्र बनाते हैं तो उसमें किस किस क्रम में, मतलब कौन कौन से स्टेप होते हैं पेंटिंग बनाने में? पहले से सबसे पहले है आपका स्ट्रेचिंग है, फिर आपका प्राइमिंग, फिर आपका पेंटिंग और फिर आपका फ्रेमिंग। ठीक है ना, इसके बाद है मुद्रण कला क्रमानुसार, वुड ब्लॉक प्रिंटिंग, मूवेबल टाइप प्रिंटिंग प्रेस और एचिंग। ठीक है ना, मुद्रण कला का क्रमानुसार जब हम मुद्रण कला करते हैं तो उसमें कौन कौन से स्टेप होते हैं? सबसे पहला स्टेप होता है आपका वुड ब्लॉक प्रिंटिंग, फिर आपका है मूवेबल टाइप, फिर आपका प्रिंटिंग प्रेस, फिर आपका एचिंग। इसके बाद आ जाता है आपका गोंद मिश्रित अपारदर्शी रंगों का प्रयोग गवास कहलाता है। ठीक है ना, ये आपका क्वेश्चन है, आया था पिछले स्टेट में। गोंद निर्मित अपारदर्शी रंगों का प्रयोग गवास कहलाता है। किसी भी वस्तु अथवा आकृति का माप स्वतंत्र रूप से प्रमाण कहलाता है। ठीक है, अमूर्त कला अरूपवादी कला होती है जिसमें कोई आकृति नहीं दिखाई देती है, उसे अरूपवादी कला कहते हैं। जैसे काव्य कला अरूपवादी कला है, यानी कि जिस आकृति का जो है, जिसका कोई चित्र नहीं होता, कोई रूप नहीं होता, उसको अरूपवादी कला होती है। तो इसका एग्जाम्पल क्या है? काव्य। ठीक है ना, काव्य कला इसका एग्जाम्पल है। इसके बाद आ जाता है, तो आज के नोट्स इतने ही। और ठीक है, इससे का एक टॉपिक है ये आज का हमारा टॉपिक था कला के तत्व। ठीक है ना, कला के तत्व। इसके बाद कल मैंने बहुत सारे जो जितने भी गुफाएं हैं उनके नोट्स मैंने ऑलरेडी करवा दिए हैं, बिल्कुल समझा के बोर्ड पे। ये मैंने नोट्स बनाए हुए थे कला के तत्वों के, तो इनको 2-3 बार अगर आप रिपीट करोगे तो उसमें आपका ये अच्छे से कवर हो जाएगा और ऑटोमेटिक आपको चीज़ें याद हो जाएंगी। ठीक है ना, और नोट्स तो ये है ही आपके पास। और किसी ने अगर सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को तो सब्सक्राइब कर ले, जिसने कर लिया है उसका दिल से धन्यवाद, जिसने नहीं किया है तो प्लीज़ वे भी कर लें। धन्यवाद।